Good morning to one and all. I'm Prem Kumar Patle from KV number 1 Chinwala. Dear students, today I'm here along with the second part of writing and city life. Dear students, in this session we will see about the movement of goods into cities, as well as we will see about the development of writing, as well as we'll focus and will get an information regarding the system of the writing and literacy. So I am going to start with the movement of goods into cities. Dear students, the Mesopotamia was very rich in food resources, but its mineral resources were very few. बेटा ये खाद्य संसाधन से तो समृद्धशाली था, लेकिन यहाँ पर जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे, उनका अभाव था. एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लैग्ड स्टोन्स फॉर टूल्स, सिल्स एंड ज्वेल्स. इसका जो दक्षिण के अधिकांश जो भाग थे, अर्लियर इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड अबाउट दी बेबीलोनिया. ओके, बेबीलोन के बारे में हमने पढ़ा था, वो दक्षिण भाग में पड़ता है. वहाँ के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए जो पत्थरों की ज़रूरत होती थी वो काफ़ी कम मात्रा में थी. ठीक है. एंड द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम्स एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ टू कार्ट व्हील्स एंड बोट्स. एंड देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स, वेजल्स, ऑर्नामेंट्स. बच्चों, यहाँ इराक की जो खजूर होते थे, ठीक है, इराकी डेट पाम्स, और जो पॉपुलर के ट्रीज़ होते थे बेटा, उनकी जो लकड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए में और नाव बनाने के लिए अच्छी नहीं थी. और साथ ही औजार बनाना है, पात्र या गहने बनाने के लिए भी उनके पास कोई मेटल वहाँ अवेलेबल नहीं था. ठीक है. सो वी कैन सरमाइज दैट द एंशियंट मेसोपोटामियंस कुड हैव ट्रेडेड विद देयर एबडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर वुड, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एंड वेरियस स्टोन्स फ्रॉम टर्की एंड ईरान. तो बच्चों, ये हमारे विचार से ये समझ में आता है कि जो प्राचीन काल के जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, ये जैसे महत्वपूर्ण जो पत्थर थे उनको तुर्क और ईरान जैसे खाड़ी पार के देशों से वो मंगाते थे. और जिसके बदले में वो क्या देते थे? जिसके बदले में वो ढेर सारा टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो प्रोवाइड करते थे. ठीक. दिस लेटर रीजन हैड मिनरल रिसोर्सेज बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ ऐसे भी ये दो देश थे, इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कमी नहीं थी. आई एम टॉकिंग अबाउट द तुर्की एंड ईरान एंड अबाउट द गल्फ. ओके. तो यहाँ संसाधनों की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर खेती करने की गुंजाइश नहीं होती थी. और इन वस्तुओं का क्या होने लगा? आपस में आदान प्रदान होने लगा. जो चीज़ की ज़रूरत मेसोपोटामियंस को थी वो वहाँ से ले लेते थे, और इस तरह से ट्रेड का जो है वो एक्सचेंज होना शुरू हो गया था. इस तरह से वस्तुएं जो थे नियमित रूप से अब क्या होने लगी? आदान प्रदान, उसका रेगुलर एक्सचेंजेस जो थे वो होने लगे थे. एंड पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो रेगुलर एक्सचेंज था वो कब पॉसिबल था बेटा? कल मैंने आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बतलाया था. जब लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सोशल फॉरेन एक्सपीडिशन को टास्क परफॉर्म करते, डायरेक्ट एक्सचेंज की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते, तो तब ये रेगुलर एक्सचेंज कंडक्ट हो सकता था. एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया वर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटी. बेटा, ये दक्षिणी मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था और ये इस तरह से ट्रेड को कंडक्ट करते थे. तो अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया दैट इज़ इन पेज नंबर 33. And in the first paragraph you can find out about the trade with Turkey and Iran, as well as you can understand the role of social organization. Okay. And next one, besides crafts, trade and services, there is a need of efficient transport. बच्चों, व्यापार, व्यवसाय, सेवाएं, ये शिल्प सब जो कुछ है ना, इस सब के अलावा एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. वही दैट इज़ आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अर्बन डेवलपमेंट. शहरी विकास के लिए उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. पहले क्या होता था? इफ़ इट टेक टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन और चारकोल इनटू सिटीज़ ऑन पैक एनिमल्स और बुलक कार्ट्स. बच्चों, जब पहले भारवाही जो पशु होते थे जिनके पीठ पर ढेर सारा सामान लाद करके बैलगाड़ियों पे लाद करके शहरों में भेजा जाता था, अनाज ले जाया जाता था, काठ यानी कोयला वगैरह ले जाया जाता था, उसको ले जाना बड़ा कठिन होता था. इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था.
फिर जो एनिमल या पशुओं को इस्तेमाल किया जाता था उनके चारे पर भी सबसे ज़्यादा खर्च आता था। और इन सभी का खर्च जो अर्बन इकोनॉमी थी वो उसका बोझ उठाने में सक्षम नहीं थी। ओके, द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज दैट टाइम वॉज ओवर वाटर। तो इस उस समय सबसे सस्ता जो परिवहन का जो सबसे सस्ता तरीका था वो तो बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। जल परिवहन के माध्यम से इसको कंडक्ट किया जा सकता था। इसमें क्या होता था, रिवर बोट्स और बार्गेज लोडेड विद सैक्स ऑफ ग्रेन आर प्रोपेल्ड बाय द करेंट ऑफ द रिवर एंड और विंड। ये क्या होता था कि अनाज से के बोरों से लदी हुई जो नावें होती थी, बाजरे के बोरी हुआ करती थी, वो जो रिवर की करंट होती थी, चाहे नदी की जो धाराएं होती थी उसके साथ या हवा के वेग के साथ तेज़ी से चली जाती थी और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आता था। जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो की जाती थी तो उनको चारा खिलाना पड़ता। तो एक प्रकार से ये काफ़ी चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन था। ओके, द कैनल्स एंड नेचुरल चैनल्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया वर इन फैक्ट रूट्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स। बच्चों, जो मेसोपोटामिया में नहरें थी, प्राकृतिक जलधाराएं थी, छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल परिवहन का सबसे अच्छा काम करती थी। मतलब वहाँ ढेर सारी नहरें और चैनल्स हुआ करते थे, नेचुरल चैनल्स, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को कंडक्ट किया जाता था। बेटा, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसी चैप्टर में आप मारी नाम के एक सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूफ्रेट्स एज अ वर्ल्ड रूट विल बिकम क्लियर। आप जब फरात नदी के लिए उन दिनों के व्यापार के लिए फरात नदी को इस रूप में देखेंगे कि वो विश्व मार्ग के रूप में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अभी हम मारी के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो अभी आपको मैंने समझाया कि किस तरह से तुर्की और ईरान के साथ ट्रेड मेसोपोटामियंस कंडक्ट करते थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था, एंड ऑलरेडी वी हैव नो अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओवर वाटर। तो ये आपके पेज नंबर 33 में गुड्स इनटू सिटीज़ वाले पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, नाउ वी विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। बेटा, ये एक आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये टैबलेट है। टैबलेट पे डिफरेंट टाइप्स के साइंस होते हैं और ये उस समय के एक प्रकार की राइटिंग का एक नमूना है। ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स, है ना। हम हर किसी की एक उच्चारित ध्वनि होती है और ध्वनि को हम क्या करते हैं, एक रिटन फॉर्म में, एक भाषा के तौर पर उपयोग में लाते हैं। इससे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति भी होती है। ठीक है, जो लिखना है मौखिक भावना भी की अभिव्यक्ति है, उसे उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझते हैं। ठीक है, जब लेखन या लिपि के बारे में कोई बात कही जाती है, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और अ स्क्रिप्ट वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइन। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है, तो उस बोल को, उस ध्वनि को जो हम दृश्य रूप में या संकेत के रूप में या साइन यानी चिन्हों के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, तो इसे ही कहा जाता है राइटिंग या स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC। बेटा, लगभग 3200 BC के आसपास में मेसोपोटामिया की पहली टैबलेट यानी पट्टिका लिखी गई थी। यह आपको दिखाई भी देगा। अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको दिखलाएंगे। बेटा, उनमें ढेर सारे पिक्चर्स थे, लाइक साइंस एंड नंबर। वो बहुत सारे उसमें संख्या और चिन्ह दिए गए थे, जैसे कि दिस वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स एट्सेट्रा। ये बेटा आपको ये दिखाई दे रहा होगा इमेज, है ना, कुछ पिक्चर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बैलों की, मछलियों की, रोटियों की आदि लगभग 5000 सूचियाँ मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि दैट वर बॉट इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ उरुक। वो दक्षिण शहर में उरुक के मंदिरों में आने वाली ये सब चीज़ों की सूचियाँ थी। लगभग 5000 जो सूचियाँ मिली उसके आधार पर कि उरुक में मंदिरों में लाई जाती थी और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की ये उनकी सूची ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा
जब हम राइटिंग कब बिगेन हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जब लेखन कार्य को तब शुरू हुआ माना जाता है जब समाज को लगा कि अब लेन देन को कोई स्थायी रूप से उसका हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। क्यों? बिकॉज इन द सिटी लाइफ ट्रांजेक्शन ऑकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स। जो शहरी जीवन होता है बेटा उसमें लेन देन होता है वो अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले कई लोग होते थे। ठीक है ना, कि भाई ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, तो आप उस हिसाब से समझ लीजिए कि उस ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो एंड इन्वॉल्व मैनी पीपल एंड वेराइटी ऑफ गुड्स, कई सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, कई सारे वेराइटीज ऑफ गुड्स होती है, सौदे होते हैं, तो उनका हिसाब किताब रखना अब उन्होंने ज़रूरी समझा। इस वजह से वहाँ पर राइटिंग जो है वो बिगिन हुआ, उसका लिखने का काम स्टार्ट होता है। बेटा मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। बेटा ये आपको आपकी स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है, ये टैबलेट का इमेज है। ठीक है, एक पट्टी का है। मेसोपोटामिया के लोगों ने मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखना शुरू किया था। ठीक है, अ स्क्राइब वुड वेट क्ले एंड पैट इट इनटू अ साइज ही होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड। वो जो लिपिक होता था, स्क्राइबर्स जो होते थे, वो चिकनी मिट्टी को गीला कर लेते थे, फिर उसे गूंथ करके थाप करके एक पट्टी जैसा बना लेते थे और उसका आकार ऐसा रखते थे कि उसे आसानी से एक हाथ में पकड़ा जा सके, है ना। एंड विद अ शार्प एंड ऑफ रीड कट obliquely he would press wedge shaft which is related to cuneiform, okay, sign on to the smoothened surface while it was still moist। बच्चों ये क्या करते थे, सरकंडे की तीली और तीखी नोक वाली एक लकड़ी ले लेते थे और उससे ये जो टैबलेट है उसके जो स्मूथन पार्ट है, सरफेस है, स्मूथन सरफेस, उस पर चिकनी सतह पर उसकी नोक से वो कीलाकार अक्षर बनाते थे, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करते थे। और जब वंस ड्राइड इन द सन द क्ले वुड हार्डन एंड टैबलेट्स वुड बी ऑलमोस्ट एज इंडिस्ट्रक्टिबल एज पॉटरी। और जब ये सूख जाती थी धूप में तो ये काफ़ी मजबूत और पक्की हो जाती थी, मिट्टी के बर्तन जैसी मजबूत हो जाती थी और उन पर लिखा हुआ कोई भी हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब हो या कोई भी चीज़ें हैं, है ना, उसको लिखा जाता था। और जब इसका यूज़ हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, तो उस पट्टी को फेंक दिया जाता था। द टैबलेट वॉज थ्रोन अवे वाइल, जब इसका काम ख़त्म हो जाता था, ट्रेड से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर लिया जाता था, तो इस टैबलेट को फेंक दिया जाता था। वंस द सरफेस ड्राइड शाइन्स कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू द टैबलेट। एक बार अगर ये पट्टी सूख गई, धूप में की किरणों में सूख गई, तो फिर इस पर दोबारा कुछ चीज़ भी, कोई शाइन को उसमें नहीं उकेरा जा सकता था। सो ईच ट्रांजेक्शन हाउएवर माइनर रिक्वायर्ड अ सेपरेट रिटर्न टैबलेट। तो बच्चों चाहे फिर छोटा से छोटा कोई भी सौदा होना हो, कोई भी ट्रेड होना हो, तो छोटा से छोटा क्यों ना हो, तो उसके लिए एक अलग टैबलेट या पट्टी की ज़रूरत होती थी। ठीक है, इसीलिए जो मेसोपोटामिया के जो स्थल है उनकी जब खुदाई की गई तो सैकड़ों की तादाद में, हजारों सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर पट्टिकाएँ इस तरह की देखने को मिली। और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम जो है मेसोपोटामिया के बारे में सबसे ज़्यादा जान पा रहे हैं। ओके, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्स दैट वी नो सो मच मोर अबाउट मेसोपोटामिया। ओके, तो ये बेटा ये साइंस है, कुछ यूनिफॉर्म साइंस, जिसके आधार पर हम उसकी मीनिंग को जान पाए। ये आपको मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन पहले इसकी आपको बतला दिया है। ठीक, बाय 2600 BC द लेटर बिकेम क्यूनिफॉर्म। बच्चों जब 2600 ईसा पूर्व में के आसपास क्या हुआ कि ये वर्ण जो थे, लेटर्स जो थे वो क्यूनिफॉर्म हो गए, किलाकार हो गए, और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी उस समय। ठीक है, राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज, giving legal validity to land transfer, narrating to deeds of kings, and announcing the changes a king had made in the customary laws of the land। बच्चों अब लेखन का इस्तेमाल केवल हिसाब किताब करने के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि अब डिक्शनरी तैयार की जा रही थी। ठीक है, लैंड ट्रांसफ़र हो रहा था, उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी उसकी कानूनी मान्यता प्रदान करने के नाम पर भी उसको तैयार किया जा रहा था। जो राजा के कार्य थे, द डीड्स ऑफ किंग, नैरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग, राजा के कार्यों का वर्णन किया जा रहा था। और जो लॉज, कस्टमरी लॉज में जो चेंजेस हो रहे थे,
है ना, कानून में जो परिवर्तन हो रहे थे उसको लेकर के भी उसमें उद्घोषणाएं की जा रही थी। एंड डियर स्टूडेंट्स, द सुमेरियन द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी, वो थी सुमेरियन, जिसको कि 2400 BCE में अक्कदी जो लैंग्वेज थी उसने रिप्लेस कर दिया था। अब उसकी जगह पर कौन आ गया था, अक्कादियन लैंग्वेज। And the cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century. That is for more than 2000 years. अक्कदी भाषा में जो किलाकार लेखन का जो रिवाज चल रहा था बेटा, वो लगभग आगे 2000 से भी अधिक वर्षों तक वो चलता रहा था। तो ये हमने आपको उनके राइटिंग, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। चलिए अब देखते हैं द सिस्टम ऑफ राइटिंग। सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या है? द साउंड दैट इज अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वॉवेल बट सिलेबल्स। ओके, जो ध्वनि होती बेटा, जो ध्वनि के लिए किलाकार चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, वो अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। ठीक, वो अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, बल्कि इसमें अक्षर होते थे। और इसकी जो खास बात है बेटा, द सिस्टम ऑफ राइटिंग की जो स्पेशल चीज़ है वो दैट इज़ रिलेटेड टू द मेसोपोटामियन स्क्राइबर्स। द साइन दैट द मेसोपोटामियन स्क्राइब हैड टू लर्न रैन इन टू हंड्रेड्स। बच्चों, जो मेसोपोटामिया का लिपिक होता तो सोचिए उसको कितना विद्वान होना होता रहा होगा। उसको ढेर सारे जो चिन्ह थे, सैकड़ों चिन्हों को सीखने पड़ते रहे होंगे। ठीक है, फिर उसे गीली मिट्टी पर सूखने के पहले ही लिखना होता था। अगर मान लीजिए याद ही नहीं है तो वो तब तक तो मिट्टी सूख जाएगी, फिर वो उसको नहीं लिख पाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो राइटिंग पार्ट था, राइटिंग स्किल जो थी, राइटिंग वाज अ स्किल क्राफ्ट बट मोर इम्पॉर्टेंट, जो लिखने का काम था वो अत्यंत महत्वपूर्ण इसका हिस्सा था। एंड इट वाज एन एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। और भाई जो भी कोई इसको लिखता था वो उसके लिए एक बड़ी महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। क्यों? क्योंकि he was conveying in visual form the system of sound of a particular language। क्योंकि वो एक ध्वनि को, एक विशेष ध्वनि को विजुअल फॉर्म में, दृश्य रूप में प्रस्तुत कर रहा था। तो क्यों नहीं, वो मेसोपोटामियन जो स्क्राइबर था was a very intellectual person of that time। वो बहुत ही काफ़ी विद्वान व्यक्ति के तौर पर उसको देखा जाता रहा होगा। Now we will talk about the literacy। Okay, किंग्स एंड वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट। मेसोपोटामिया में भैया बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। ठीक है, उसमें से राजा तो होता ही था। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या में सैकड़ों में थी, बल्कि उनको याद रखना, उनको ध्यान रखना भी काफ़ी पेचीदा होता था। राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वो यह चाहता था कि जितने भी उसके बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस हैं, जो प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख हैं, उन तथ्यों का उल्लेख किया जाए। ठीक है, उसकी उन सभी चीज़ों का उसमें उल्लेख किया जाए। और जो अधिकतर लिखावट होती थी बेटा, वो बोलने के तरीकों को भी दर्शाती थी। ठीक है, इफ किंग कुड रीड, दैट वाज रिकॉर्डेड इन हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन एंड राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग। तो इस तरह से वहाँ के जो बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, वो अपने प्रतीकों और चिन्हों की संख्या क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होती थी, उसे याद करना, लर्न करना काफ़ी टफ टास्क हुआ करता था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि साक्षरता का आकलन, अब ये साक्षरता या लिटरेसी का जो मेज़रमेंट है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो बच्चों, आज की हम इस क्लास में इतना ही रीड करते हैं। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।